जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त साउथ एशिया में अगर देखा जाए कि तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अगर उसको स्टेटमेंट की हद तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके माजी के एक्सपीरियंसेस भी हमारे सामने हैं। और वो ये है कि भारत के जो होम सेक्रेटरी हैं अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं और बीजेपी को रन कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और गो के माजी में भी रिसेंटली इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मान लिया कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। गो के जारी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सब ने देखा इस हवाले से। आज इस पे बात करनी, और मैंने तारड़ साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि तारड़ साहब जरा हमारे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और जहां यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल अशराफिया की सोच है कि भारत को लेकर के किसी ने बयान ही नहीं दिया। वजीर दाखिला जो कि छोटी मोटी तो वो तो एवं ही बस दाग देते थे बयान, वो बोले ही नहीं है। और फॉरेन ऑफिस ने भी एक घिसी पिटी सी एक जवाब दिया है। जरा काइंडली इसको एनालाइज करिए, आप इसको क्या सीरियस समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये अमित शाह जो है ब्लफ मारते हैं और ये अपने बस ऑडियंस के लिए करते हैं। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं वाशिंगटन में बैठ के? थैंक यू चीमा साहब। चीमा साहब, मैं आज सुबह से ये एक जो कहते हैं ना, अमित शाह साहब ने कहते हैं जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंका है और उसके रिपल इफेक्ट, और मैं सुबह से आज बल्कि इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, अमित शाह और मोदी साहब ये बहुत बड़े फिलासफर हैं, ये डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आज कोशिश करता हूँ इसकी थोड़ा सा इसका एनालिसिस बताऊं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा कि मोदी साहब और अमित शाह साहब जो उनके राइट हैंड है, एक तो ये इन्होंने सारी अपनी सियासत गुजरात से सीखी और मुसलमानों का कत्लेआम करके सीखी, और वहां पे इन्होंने रिसर्च ये देख लिया कि हमने मेजॉरिटी जो कि हिंदू है, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं और वो किस तरह लेने हैं और किस तरह हमने पूरे इंडिया को डिक्टेटरशिप में लेकर जाना है, किस तरीके से हमने इसको टेक ओवर करना है। तो उनकी फिलॉसफी यही है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी को खुश किस तरह करना है। उन्होंने सबसे पहले तो गुजरात में मुसलमानों को किया, उन्होंने लाइसेंस टू किल उनको मिल गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए। उसके बाद उन्होंने वादे किए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को, और बल्कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए। इस वक्त अडानी अंबानी दो ही सिर्फ बंदे हैं, बाकी सारा तो बिजनेस बंद हो चुका है वहां पे। उनके पैसे की बेस पर जब वो आगे आए तो उन्होंने जिस तरीके से फिर मुसलमानों की हालत जो की, और एंड अप उन्होंने कश्मीर पे किया। और आज ये स्टेटमेंट गोवा में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने दी है, तो उसका बेस ये है, फिर वही होगा कि इस अगले मार्च में 5 स्टेटों में, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर, यहां पे इलेक्शन है 2022 के मार्च में। दिसंबर में इलेक्शन है गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का। और इनको टारगेट करके उन्होंने इस वक्त दो काम कर रखे। एक तो ये दोबारा उन्होंने ये छेड़छाड़ शुरू कर दी, कश्मीर में आपने देखा होगा हिलचुल शुरू कर दी उन्होंने। मैं समझता हूं कि जो रिसेंट वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी ये या तो खुद करवा रहे हैं या किसी तरीके से ये खुद इसमें ये इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कश्मीर पे भी इनको चाहिए वहां पे कि हिलचुल खराब हो, मुसलमानों को और दबाया जाए, मारा जाए। हिंदुओं को जिस तरह आप देख रहे हैं, वो आजकल क्या है, सबसे बड़ा जो एक्टर हमारा वो जिसके बच्चे पे इन्होंने शाहरुख खान इबरत बना के रख दिया है उसको। और आज मैं खुश हूं इस चीज पे कि गोदी मीडिया जो कि मुसलसल शाहरुख खान के खिलाफ था, आज सुबह उन्होंने एक वीडियो चलाई है 2015 में की, अपने जो वहां के यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी साहब की, कि हम ये जो अपना शाहरुख खान है ये हाफिज सईद की तरह जबान बोलते हैं। तो असल में वहां पे ये एक इंडिया के ऐसे एक सिलसिले से गुजर रहा है और दुनिया ने उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है। और उसकी दुनिया की भी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया ऑलमोस्ट, क्योंकि सोल सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका इज लीडरलेस है, वो कह कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। वो खुद अपने अफगानिस्तान से भागे हुए हैं बड़े बुरे तरीके से, उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं, अमेरिका इंटरनल इश्यूज में चल रहा है। तो इस वक्त इंडिया को एक खुली छुट्टी मिल चुकी है। अमित शाह साहब ने ऐसे ही एक हवा में ये स्टेटमेंट छोड़ी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा मशवरा होगा शाह जी करके देख लो। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ऊपर 1000-1500 गंदे लोग बैठे हैं, जो करप्ट लोग बैठे हैं, इन्होंने तो उड़ के दुबई और इंग्लैंड आ जाएंगे। पिछली कौम जो बैठी है और हमारी फौज जो बैठी है,
उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, वो जवाब देंगे और पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार बैठा है। शाजी इतना सौखा काम नहीं है। इफ आपको जो गलत फहमी है, आप किसी वक्त करके देख लेंगे, मेरा ये मैं जवाब दूंगा। आपकी स्टेटमेंट उस वहां से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो जूते आपस में जूते मार रहे हैं सारे। कोई किसी कह रहा है तू जेन है, तो दूसरी कह रही तू चुड़ैल है। वो अपनी जूते कर रहे हैं। ये जूतों वाली कैबिनेट जो है वो वाकई इस पे स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि उनका दिस इज नॉट देयर प्रायोरिटीज आर। वो इंटरनल इश्यूज से उनसे जान छूटे एक दूसरे से तो आगे चले वो। और मैं हैरान हूं कि वो हमारे शेख रशीद साहब तो मशहूर है कि हर चीज को जुगत में टाल देना, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब तो है ही नहीं, मोहित यूसुफ साहब इस वक्त फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं। शाह जी तो बिजी है मुल्तान में, पता नहीं किसी चीज में। तो उस वक्त ये मैं मशवरा दूंगा शाह जी, ये जो आप हमारे लोग देखते हैं ना, 1000-1500 बंदे जो पाकिस्तान को रूल गवर्न कर रहे हैं, दिस इज नॉट द पाकिस्तान इज अबाउट। ये आपकी गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी। हमारी फौज भी खड़ी है, हमारा हर पाकिस्तानी फौजी है, और इसको इस तरह आप सोच भी नहीं सकते, आप छेड़ भी नहीं सकते। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे अलावा कुछ नहीं है। इनको पता है कि ज्यादा दबाएंगे तो इंडिया के अंदर टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, इंडिया के अंदर पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा, एक दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि 25 करोड़ लोग बैठे हैं, कितना उनको मारोगे भाई? उनको कितना चौक करोगे? उनको एक कोने में लगाओगे, रिएक्शन होगा उसका। शाहरुख खान के साथ जो कर रहे हो, लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप उनके साथ। जज ने देखे, मैं सब हैरान हो गया उसका डिसीजन सुन के। जज ने कहा कि मैंने इस पर डिसीजन ले लिया इसकी बेल पे, लेकिन 7 दिनों के बाद बताऊंगा फैसला। लोग गूंगे नहीं है, इस वक्त लोग देख रहे हैं। पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, इवन द इंडियंस आर ऑब्जर्विंग यू। और मुझे आज याद है, अभी तक जब मोदी साहब पहली दफा इलेक्शन जीते थे, मैंने उसी दिन कहा था कि मोदी साहब इंडिया के लिए खतरनाक है। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वाकई पाकिस्तान सेकुलरिज्म पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा माइनॉरिटीज हैं जिसकी हद कोई नहीं, और आप चोक कर रहे हैं, हर माइनॉरिटी को चोक कर रहे हैं। सिखों को देख लें आपने, उनके फार्मर्स के साथ क्या कर रहे हैं। मुसलमानों को आपने निशाने इबरत बना दिया। चाइना कश्मीर के साथ जो कुछ कर रहे हैं। तो आपके विदन कितने इश्यूज होने हैं इंडिया के अंदर से, आपको जगह नहीं मिलनी। बिल्कुल सही है। आपने स्टेटमेंट छोड़ी है, ये तो एक छोटा सा, मेरा मकसद एक छोटा सा चीज है ना। लेकिन इंडिया के अंदर जो इस वक्त हालात है, चीमा साहब, मैं तो बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। मैंने बल्कि कई दफा कहा है कि हमारे हर पाकिस्तानी को चाहिए कि दिन में एक दफा आधा घंटा इंडियन चैनल जरूर देखा करें कि आपके पड़ोस में क्या पक रहा है और आपके बारे में क्या इंटेंशन है उनकी। अमित शाह साहब ने तो आज स्टेटमेंट गोवा में जाके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक बिल्कुल इस तरह इनको सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, ये तो हो गया अमित शाह साहब के हवाले से, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो G20 के हवाले से। और उसमें G20 का जो इजलास हुआ, जो कि इटालियन जो है वो क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं G20 को, तो वहां पे जो डिस्कशन हुई है तारड़ साहब, वो तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो वहां पे था नहीं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है मोहित यूसुफ, अब हमारी उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती। आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहित यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहां पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं? आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैंने बल्कि यहीं से शुरू करना था जो आपने शुरू कर दिया PIA का। मैं बल्कि यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो।
आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। और वजह यह है कि तालिबान आपके ऊपर बदएतमादी है उनको, कि आप उनके लोग या पैसे लेके भगा रहे हो या वैसे भगा रहे हो। ये आपके तालिबान के साथ हालात है। मेरे शर्मिंदगी, मैं आई वाज वेरी शॉक्ड दिस मॉर्निंग जब मुझे पता चला कि फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल हुआ, और दिस वाज द रीजन। और उसमें मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से, मैं सरप्राइज था। मैं जब G20 के बारे में मैं पहले जब देखा तो मैं देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुजात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में, तो ले जाने वाली पार्टी जो है इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है। लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं आपको। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं, किन पे आप इतने मेरा खराबी है। सारी दुनिया आपके ऊपर, अब वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह, चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली हैं, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। आपको पता था वह बिजली बंद हो जानी, आपको पता था वह सर्दियां आ जानी, लोगों ने क्या खाना है, लोग किधर जाएंगे वो।
और देखें, इतनी बदएतमादी की दूसरी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि आप, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 1.2 बिलियन डॉलर देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके वहां इमदादी काम करेंगे। वो जिस तरह आप चाहते थे कि डॉलरों की बारिश टकाटक शुरू हो जानी है, वो नहीं हुई है, अब होगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त दुनिया को कोविड का बुखार चढ़ चुका है, दुनिया की इकोनॉमीज खराब हो चुकी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त $4 गैलन पेट्रोल है इस वक्त, यहाँ पे खुद शेल्फें खाली हैं, क्योंकि हमारा खुद हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं है। तो आपको किस तरह देंगे जो अपने हालात नहीं ठीक उनके? तो इन हालात में आपने सोचा ही नहीं था कि जब जाके आपने नारे मारे, जश्न मनाया, आपने झंडे लगाए तालिबान के, तो असी जीत गए। लेकिन अब आपने सोचा नहीं था कि बाद में खाना क्या, इसके बाद जीतने के बाद आपको भूख भी लगनी है। ये दोनों पार्टियों ने नहीं सोचा, ना पठानों ने अफगानों ने सोचा, ना पाकिस्तानियों ने सोचा। अब भूख लगी है, टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो उधर से बिजली बंद होनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्री को कि प्लीज प्लीज बिजली ना बंद की जाए। तो इस वक्त एक केयास है, और उसमें बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं चीमा साहब, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और मेरे लिए मजीद ना उम्मीदी और मायूसी है। और एक बात इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ तारड़ साहब, मैं लिंक करता जो आपने बात की है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो DGISI के 3 कैंडिडेट, मैंने उनके इंटरव्यू करने हैं, और वो खबर ये चल रही है, और ये पहली दफा इस तरह की चीज आ रही है, और इन्होंने इसको, और कोई इस वक्त जो बंदा है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आज और नीचे गिर गई है। इवन के ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 3rd स्लोएस्ट है। तारड़ साहब, पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग के बाद जो कह रहे 3rd स्लोएस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इस वक्त जा रही है। और ये खान साहब ने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और ये जो एक चीज है, अब मुझे ये बताएं, एक नया मसला खड़ा कर दिया कि जी मैंने इंटरव्यू करने हैं, और फिर मैंने नोटिफिकेशन, एक वो गैर जरूरी अना में आके ये जो आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को ये हाई कर दिया। सर जरा इस पर भी बात करें। मैं समझता हूं, मेरा मशवरा होगा खान साहब को घंटों में नहीं, मिनटों के अंदर इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। ये वो इंटरव्यू लेने वाली जो बात है, कहते हैं नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस तरह खान साहब ना करो। मुल्क इस तरह के मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप प्लीज खुदारा एक पेज पर आए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने सियासी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी पार्टियों के साथ कि इस क्रूशल टाइम में, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है, प्लीज अपनी सफों में मुतहद होकर खड़े हों, कोई यकजहती का मुजाहरा करें, कोई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें प्लीज। इसके लिए वो कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता। अब इस तरह के मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं ये घंटों के नहीं, मिनटों के अंदर डिसीजन लेना चाहिए खान साहब को, क्योंकि मैंने बताया, मैंने अमित शाह की स्टेटमेंट को भी मैं आपकी इंटरनल इमेच्योरिटी और आपके अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। और वाकई आपको इंडिया बड़े बुरे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है, आप प्लीज इससे इज्तनाब करें। और मैं समझता हूं कि तालिबान, जिस तरह मैं बार बार कहता था, तालिबान का कामयाब होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और उनकी मदद करनी चाहिए कि उनको टेक्नोक्रेट, और उनको एडवाइस करें, वहां पे टीमें भेजें जो वहां पे इंडस्ट्री लगाएं, उनको बताएं कि गाइड करें हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू इंप्रूव द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वहां पे जाके, बजाय कि उनके लिए आप दुनिया की मिन्नतें करें कि उनको पैसे दें, क्योंकि पैसों के साथ, एड के साथ मुल्क चलते नहीं है। आपको भूख लगती है, अपने रोजाना सिस्टम चलाना है, तो उनका कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तवज्जो दें, करप्शन से जान छुड़ाएं। ये जो आपके 1000-1500 लोगों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है, इन चीजों से जान छुड़ाएं। ये सिर्फ ये मेरा मकसद है कि मजहबी तकारीर के साथ इस तरह नहीं होगा, उस पर अमल भी कुछ करें। हजरत उमर की जो तालीमात है उस पर अमल किया जाए, बजाय सिर्फ ये कि लोगों को वो तालीम का लेक्चर दे देना, और अपने जो 7 बच्चे बैठे हैं कैबिनेट में, वो सारे टकाटक में उन्होंने मशीनें लगाई डॉलर बनाने वाली, वो उस पर ध्यान दें उन पे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना काम। ये तो फिर देखें, ये सारी दुनिया को पता, देख रही सारी दुनिया, आपको चेक कर रहे। अमेरिकन भी ट्रस्ट नहीं करते, यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट नहीं करती, बल्कि आपके ऊपर इल्जामात है। अगर तालिबान खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो सारी दुनिया बिल्कुल तैयार होकर बैठी है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगानी, किस तरह लगानी। अच्छा तारड़ साहब, ये बताएं, वो कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो है वो यूरोप गए हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं ताकि वो GSP+ स्टेटस नाम से विड्रॉ किया जाए। तो ये बताएं कि G20 में तो उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की। GSP+ स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं,
चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है। अमेरिका से ताल्लुक खराब कर बैठे। मैं जो चीज समझ आ रही है इस वक्त, और आपको एक और बात बताऊं, जरा इसको जरा मद्देनजर रखिएगा। जब लास्ट टाइम इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ताड़ साहब, जब बालाकोट पे की थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कंडेम नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था ये आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, ये बहुत बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई है। सो जो ग्लोबल सिनेरियो है कि जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ करने से आपका 3-4 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, टैरिफ नीचे नहीं होंगे, अमेरिका आपसे नाराज है। और ये इंडिया जो जो अगर माहौल गर्म करता है, तो ये खान साहब तो सिर्फ डोमेस्टिक चीजों में घिरे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद के बाहर भी कुछ हो रहा है। ये तो इस्लामाबाद के बाहर एक दिन के लिए जाते हैं, फटाफट वापस आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त हमारे कैपिटल्स में क्या हो रहा है लोकली। चीमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फेल्योर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल्योर है। हमने कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी कि हमने फ्यूचर किस तरह प्लान करना है। इंडियन उसमें कामयाब है, वो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं और इतनी दफा बोलते हैं कि सारी दुनिया उसको सच समझती है। और इस वक्त भी इंडिया जिस तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं पूरी टीम, और मैंने बताया था कि नेशनलिज्म है इस वक्त, हमारे हिंदू भाई जो है वो स्टेरॉइड्स पर है। उन्होंने, मेरा मकसद जिस तरह उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व, उन्होंने, मोदी साहब ने कह दिया कुछ थोड़े साल इंतजार करो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारा हमारे नीचे होगा। तो वो सारे बिलीव करके बैठे हैं उसमें, और बार बार जहां जहां हिंदू इस वक्त बैठे हैं हमारे दोस्त, वो तो मैंने बताया स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉबी कर रहे हैं, हर कंट्री को लॉबी कर रहे हैं। आप डॉक्टर शंकर को देखें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो उनके दौरे देखें किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं, शाम को वो कहाँ होते हैं। तो उसके वर्सेस हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था, हमारे शाह साहब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए जो एक मजा हुआ, जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है, लोगों के साथ बात किस तरह करनी। और उसमें लेकिन बात यह कि वो उन्होंने पिछली दफा भी, जब वो जो सर्जिकल, मैं तो उसको सही समझता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने किया था पिछली दफा, तो चीमा साहब दुनिया उनके साथ थी, आज भी दुनिया उनके साथ खड़ी है। अमेरिका के बारे में मैं चीख चीख के कहता रहा हूं कि 73 साल का रिलेशनशिप है, हमारी सारे जो आर्मामेंट सारे मेड इन अमेरिका है, हमारी सारी ट्रेनिंग अमेरिका की हुई भी है सारी। तो आप इसको प्लीज शूटर ना ले, बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखें मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, सीखें इससे कि मोदी साहब अमेरिका आए हुए हैं, क्वाड का हिस्सा है, लेकिन रशिया से ले रहे हैं अपना डिफेंस सिस्टम, S-400 ले रहे हैं रशिया से। अमेरिका भी जेब में, रशिया भी जेब में, और मिकरा से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी होकर फिर रहा है अमेरिका से। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। आपने चाइना के साथ घुसते हैं तो हिमालय से ऊंची दोस्ती, हिमालय से ऊंची, पूरा कंट्री उनके हाथ में पकड़ा दिया, ग्वादर भी दे दिया, कराची भी दे दिया, अमेरिका भी निकल गया हाथ से, अब वो भी पीछे हट गए, और हम तंग गली में 0 पॉइंट पे खड़े हैं बिल्कुल, और किसी बस वैगन का कोई टिकट नहीं हमारे पास। हम पता नहीं सोच रहे हैं फैजाबाद चले जाए या बाराकाऊ चले जाए, कोई पता ही नहीं कि हम जाना किधर। इस तरह तो कंट्री नहीं ना होते। मैं तरले ले करता रहा हूँ कि यार बैलेंस करो, बैलेंस करो। मैं मिलते करता रहा हूँ वाशिंगटन डीसी में, कुछ करो यहाँ पे, अपनी लॉबी का कुछ करो, लेकिन यहाँ भी पैसे बनाए गए, लॉबी फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए। अभी कोई है लॉबिंग फर्म? तार साहब आपकी बात काटने लगा हूं, अभी कोई पाकिस्तान की एम्बेसी ने वहां लॉबिंग फर्म रखी हुई है, या कोई ये किस तरह कर रहे हैं ये वहां पे अमेरिका में? उसमें चीमा साहब 2-3 है लॉबी फर्म, एक नहीं है। उसमें एक आध तो कोई लेजिट है, उसमें कोई एक आध, लेकिन दूसरी जो है, एक 92 चैनल का एक नुमाइंदा था, उसने उस पर बड़े अच्छी डॉक्यूमेंट्री की थी, मैंने उसको बड़ा गौर से देखा। वो बंदा बेचारे उन एड्रेसों पे गया तो वहां पे अपार्टमेंट थे, ताले लगे हुए थे, जहां के जो फेक एड्रेसेस दे के पैसे बनाए गए हैं। वो इस ऑन द रिकॉर्ड इन 92 चैनल वालों की आर्काइव में वो वीडियो मौजूद होगी। ये अभी रिसेंटली 6 महीने पहले की पुरानी बात है। लेकिन अब जिस तरीके से आप ये करेंगे तो फिर अमित शाह साहब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे ना कि आप वॉशिंगटन डीसी में बैठ के लॉबी फर्मों पे भी पैसे बना जाएं आप। तो इस तरह तो कंट्री नहीं चलते। इस पर तवज्जो किसने देनी? इस पे तो पाकिस्तानी आपका जो 1000-1500 बंदा डिसीजन मेकर है, जो चला रहा है पाकिस्तान, उन्होंने कुछ करना है ना। फिर अच्छा, मुझे अगले दिन किसी ने पूछा, उसने कहा ताड़ साहब आप वहां पे होते, पाकिस्तानी डायस्पोरा क्यों नहीं कुछ करता? तो मैं कहा पाकिस्तानी डायस्पोरा को पहले कॉन्फिडेंस में तो लो ना। हम अपने बच्चों का कारोबार छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के इनको जाके कन्विंस करें। आप यहां से पैसे लेके दुबई भाग जाते हैं। हम इनके साथ रिलेशनशिप तो बनाए, आपकी एडवोकेसी तो करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, हम आपके लिए एडवोकेसी क्यों करें?
कि आप यहां से पैसे लें और लंदन में प्रॉपर्टियां ले लें, हम अपने कारोबार तबाह कर लें आपकी तरफ से। जहां से पाकिस्तान को चीज पहुंचती ना हो तो हम आपकी लाबियां क्यों करें भाई? सोचने वाली बात है। और दूसरा, मैं कई दफा कह चुका हूं कि यहां से आप आते हैं हमारी कम्युनिटियों में से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कम्युनिटियों को आप चाहते नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि यहां भी आपने पीटीआई के 6-6 ग्रुप बनवा दिए हर शहर में। फिर यहां से हमारे ले जाते हैं लोग आप ऐसे, जो आपके खाने पकाते हैं और आपको गाड़ियां चलाते हैं, आपने जारी कैबिनेट में बिठा दिए वहां। ओवरसीज पाकिस्तान के लिए आपने आज तक को अच्छा काम किया हो? आपने पहले पिछले दौर में सरवर साहब थे ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर, इस वक्त जुल्फी साहब हैं। जुल्फी साहब तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, वो ही इज तो किंग ऑफ इंग्लैंड है। वो तो उसको क्या पता बेचारे को ओवरसीज पाकिस्तानी कौन सी जबान बोलते हैं, तो कहां से बेचारे डंकियां लगा के ग्रीस पहुंचते हैं या सऊदी अरब जलील किस तरह होते हैं, उसको क्या पता है? वो तो इंग्लिश बोलता है, काकनी एक्सेंट है उसका। वो तो मेरा मकसद है, खासा भी क्यों मजाक कर रहे हैं आप भाई? शहीदों के साथ आप मजाक करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, फिर कहते हैं कि यहाँ का डायस्पोरा जाके व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हो जाए। ये इस तरह तो नहीं होता। खान साहब कन्विंस करें हमें, आर्ग्यू करें हमारे साथ बैठ के। आम बंदा को आप ओवरसीज पोर्टफोलियो दें, आप ये शहजादों को और शहजादियों को क्यों ये इस तरह ओबलाइज करते हैं? ये तो बिल्कुल मजाक है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। अब मैंने अगले दिन ये कहा ज्यादती कर रहे हैं, कहते हैं जी वोटिंग का राइट देना है। कोई वोटिंग राइट दो ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुबई या सऊदी अरेबिया में बैठे हैं। हम तो पहले ही अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन कैनेडियन ब्रिटिश जो बैठे हैं, इनको वोटिंग राइट दोगे तो ये भी सारे पाकिस्तान चले जाएंगे। यहां जाके एमपीज को, जो कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पास पहले भी कोई जाता है, वो भी नहीं जाएगा। मेरा मतलब ये तो बिल्कुल एक मिसगाइड करना उनको। ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में बैठे हैं और सऊदी अरेबिया में। प्लीज उनके लिए कुछ करें। हमें तो पहले यहाँ बड़ी इज्जत है सोसाइटी में, यहाँ पे हमारी, हम इस तरह नहीं बैठे कि मेरा मकसद है हमारा कोई यहाँ पे, हमें पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ? अगर वो पार्टियां इतनी अच्छी होती तो हम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ क्यों आते? हम तो ज्यादातर जो अब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो रिजेक्टेड, हमें तो रिजेक्ट करके पाकिस्तान ने निकाला है वहां से। एक पॉइंट डिग्रियां लेके जाए चीमा साहब, हमें चपरासी को ना रखे पाकिस्तान में। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि आपके यहाँ डियास्पोरा में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नेंस और महंगाई, और आपको बता दूं पेट्रोल इस वक्त यहाँ पे 127 हो गया है, और सुबह दोबारा पेट्रोल, पिछले सुबह 15 तारीख है और दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। और ये कहा जा रहा है इस बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान का दिल ये है कि ये जो फॉरेन पे लोग बैठे हैं, ये मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाके और बाहर के लोगों को राइट दे के मैं कोई फिर इलेक्शन में 19-20 कर लूं, तो ये तो नहीं कुछ मुमकिन कि अगर ये इस तरह की चीज करना चाहें या लोगों को इस तरह मोबिलाइज करें वहां से? देखिए, मैंने इसके बारे में जो ईवीएम के बारे में पढ़ा था कि वो कंपनी है वो दुबई की है और उसमें है ओवरसीज पाकिस्तानी, उसमें उसका ओनर है और उसी वजह से इशू है इस वक्त अपोजिशन को। मैं भी पाकिस्तान में सारा कुछ देख के मुझे भी डर लगना चाहिए कि जो ईवीएम मशीनें जिन पे वोटिंग होनी है वो दुबई में बैठा कोई बंदा है, या वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है, कोई इसी तरह का है जिसके पास जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और उसमें भी ये फिशी से चीजें, कौम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। मेरी बिल्कुल उसमें मेरे भी रिजर्वेशन इसी तरह होने चाहिए जिस तरह इस वक्त अपोजिशन के। उन मशीनों को पाकिस्तान के अंदर बनना चाहिए मेरे ख्याल में, सबके सामने उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उसकी बिडिंग होनी चाहिए। जिस तरह पहले ये करते हैं ना अपने यारों दोस्तों को बुलाई, इस तरह नहीं होना चाहिए। ओपन शफाफ बिडिंग करें, अपोजिशन के लोग बैठ के, और बल्कि उनमें से जो लोग, या तो इलेक्शन कमीशन खुद ये परचेज करे। ये जो थर्ड पार्टी आगे कर रहे हैं जो बना के भेजेगा, ये तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मोदी साहब इलेक्शन से पहले ही वहां पे डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, वो जो इस तरह से वहां मजाक बना पड़ा ईवीएम का। तो दूसरा उसमें ये कि इस वक्त पाकिस्तान को सख्त गवर्नेंस की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। और आप दुनिया में एक मजाक बने हुए। मैं खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि घंटों में रिजॉल्व करें अपना जो कुछ भी इशू है। आईएसआई जिस तरह आपने, बल्कि ये जितना इस पे जोर दे रहे हैं, लगता इसी तरह कि आप आईएसआई की मदद के बगैर आप घंटा भी नहीं रह सकते। तो इस इमेज को चेंज करें, इस इमेज को चेंज करने, वरना दुनिया, आपको पता है खास साहब, पहले यहाँ पे लोग डीसी में तो वो कह चुकी है जॉर्ज टाउन की प्रोफेसर कि यू आर इवन नॉट अ मेयर ऑफ इस्लामाबाद। तो ये आईएसआई के ऊपर ज्यादा तकिया जो है इसको ना करें, टेक इट कैजुअल एंड मूव ऑन। क्रिस्टीना फेयर। हाँ, चले तरर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमें बताया कि G20 PIA और अमित शाह साहब की जो उन्होंने बात की, और हम हमारी कितनी को तैयारी है। बट एनी हो, लेट्स होप कि ये सोचना शुरू कर दें और ये जो 1000-1500 बंदा है जो असल मसले की जड़ है,
इनको कोई राह रास्ता है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। थैंक यू चीमा साहब।